Hi everyone, welcome to Saima Academy. Guys, this is the last part of 2014 क्वेश्चन पेपर. उसके बाद हमारे सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे और हमें तो 2014 तक ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व भी करने हैं. तो यहाँ पे देखो हम 28th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे. 27 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर चुके हैं पहले. तो 28th क्वेश्चन है, एक एकल जीव द्वारा उपार्जित लक्षण सामान्यतः अगली पीढ़ी में वंशागत नहीं होते, क्यों? Why are the traits acquired during the lifetime of an individual not inherited? मतलब ये है कि अगर आप अपनी लाइफ में या कोई भी ऑर्गेनिज्म है, मनुष्य है, वो अपने जीवन में जो भी कुछ सीखता है, कोई स्किल है, तो वो उस स्किल को अपनी अगली संतानों में वंशानुगत वो क्यों नहीं हो पाती स्किल? क्योंकि देखो वो चीज़ हमारे डीएनए में नहीं होती. वंशानुगत वो चीज़ होती है, वो लक्षण होते हैं जो हमारे डीएनए में होते हैं. अगर आपने कोई लैंग्वेज को बोलना सीख लिया है तो वो आपके डीएनए में नहीं चला जाएगा कि वो आपके जब बच्चे होंगे तो उनको भी आएगा बोलना, है ना. तो जीव द्वारा उपार्जित लक्षण अगली पीढ़ी में वंशानुगत नहीं होते क्योंकि ऊतकों में होने वाले परिवर्तन लैंगिक कोशिकाओं के डीएनए में नहीं जा सकते. उदाहरण के लिए एक क्रिकेट खिलाड़ी अपने कौशल को अपनी अगली पीढ़ी को नहीं दे सकता क्योंकि उसके जीवन काल के दौरान अर्जित किए गए लक्षण केवल कई कोशिकाओं तक ही सीमित होते हैं. जो ये हम कोई भी ट्रेड्स को एक्वायर्ड करते हैं, लक्षणों को अर्जित करते हैं, वो हमारी कई कोशिकाओं तक जाते हैं, डीएनए तक नहीं जाते. Traits are inherited during a lifetime, cannot be inherited in the successive generation of as the changes do not reflect in the DNA of the जर्म सेल. जो जर्म सेल्स होती हैं उनके डीएनए में नहीं जाते ट्रेट्स, इसीलिए वो हमारे नेक्स्ट जनरेशन में नहीं आते, वो वंशानुगत नहीं होते. फॉर एग्जाम्पल, अ क्रिकेट प्लेयर कैन नॉट पास ऑन हिज skill on to his next generation as the traits acquired during his lifetime are limited only to non-reproductive cells. ये जो ट्रेड्स एक्वायर्ड होते हैं नॉन रिप्रोडक्टिव सेल्स तक जाते हैं, जर्म सेल्स तक नहीं जाते, यानी डीएनए में नहीं जाते, इसलिए वो नेक्स्ट जनरेशन को पास नहीं होते. इसके अंदर सेकंड क्वेश्चन है, पादपों में जल का परिवहन कैसे होता है? हाउ डज वाटर ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स? तो प्लांट में जो ट्रांसपोर्ट होता है वाटर का, वो जाइलम के थ्रू होता है, जाइलम द्वारा होता है, जबकि जो भोजन का परिवहन होता है, फूड का ट्रांसपोर्ट फ्लोएम के थ्रू होता है. इसके बाद इसमें ऑप्शन में है दूसरा क्वेश्चन, निम्न पर टिप्पणी लिखिए. राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग. आपको शॉर्ट नोट लिखना है, एक तो रिफ्लेक्स एक्शन पे, एक फॉसिल्स पे, प्रतिवर्ती क्रियाओं पे और जीवाश्म पे. तो रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है ये देखो. पहले, किसी उद्दीपन या बाहरी वातावरण में अचानक होने वाले परिवर्तन के प्रति बिना सोचे समझे होने वाली अनुक्रिया को प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं. देखो जैसे होता है, हम कुछ हमारी क्रियाएं ऐसी होती है कि हम उनके बारे में सोचते नहीं, खुद से रिएक्ट करते हैं. जैसे गर्म थाली को छूने के तुरंत बाद उंगलियों को पीछे की ओर खींचना. अगर किसी गर्म बर्तन के हाथ लग जाए, क्या हम सोचेंगे कि नहीं भाई ये गर्म लग रहा है, मुझे हाथ पीछे हटा लेना चाहिए? नहीं ना. तो हमारा हाथ खुद से ही पीछे हट जाता है. इस तरह की जो हमारी रिएक्शन होती है, हमारी बॉडी की क्रिया होती है, उसी को कहते हैं प्रतिवर्ती क्रिया. उच्च तीव्रता वाले प्रकाश से चमकने पर आंख बंद हो जाना. अगर कहीं बहुत ज़्यादा रोशनी है तो हमारी आंखें खुद ही बंद होने लगती हैं इस तरीके से, तो वो भी क्या है? रिफ्लेक्स एक्शन है. भूख लगने पर लार आना. अचानक से भूख लगने पे जब भूख लगती है तो लार आ जाती है, खुद आ जाएगी, आपके मुंह में खुद पानी आएगा, या इस तरह की जो भी रिएक्शन है जिनके लिए आपको सोचना नहीं पड़ता, खुद से हो जाता है, उस तरह के एक्शंस को कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन या प्रतिवर्ती क्रिया. Reflex action is the extremely quick, automatic and sudden action in response to something in the environment. ये एक्सट्रीमली बहुत जल्दी होता है, बिल्कुल भी नहीं सोच रहे हम, ऑटोमेटिक होता है, खुद से होता है और अचानक होता है ये. ठीक है, समझ आ गया होगा आपको रिफ्लेक्स एक्शन का ये मतलब. इसमें किसी गर्म चीज़ पे हाथ लगा, एकदम से हमारा हाथ पीछे हट जाता है, यानी कि हमने एकदम से रिएक्ट किया बिना कुछ सोचे समझे. फॉर एग्जाम्पल, इमीडिएटली पुलिंग बैक ऑफ फिंगर्स आफ्टर टचिंग अ हॉट प्लेट. किसी गर्म प्लेट को टच करने के बाद एकदम से हाथ पीछे करना, आइज़ को क्लोज करना जब हम बहुत ज़्यादा लाइट में जाते हैं, या सिलाइवेशन हो व्हेन हंग्री, जब हम हंग्री होते हैं उस टाइम पे सिलाइवेशन होता है. तो ये सब क्या है? रिफ्लेक्स एक्शन है. इसके अंदर सेकेंड पार्ट है जीवाश्म फॉसिल्स. ये पहले भी 2 बार आ रखा है प्रीवियस ईयर में, और मैंने वहीं से उठा के ये रखा है. जो मैंने पहले कराया था वही करा रही हूँ, ताकि आपने अगर वो भी किए हों, यहाँ से आपको और ज़्यादा अच्छे से हो जाएगा ये क्लियर. तो जीवाश्म क्या होते हैं? प्राचीन कालीन जीवों के अवशेष जो आदिकाल में पृथ्वी पर रहते थे, बाद में विलुप्त हो गए, वो पर्पटी की चट्टानों में परिरक्षित मिलते हैं, जीवाश्म कहलाते हैं. बहुत सालों पुराने, बहुत ही हज़ारों सालों पुराने जो जीवधारी रहते थे उस पर, पृथ्वी पे रहते थे, उनके अवशेष
क्या हुआ, जैसे कोई भी जीवधारी है वो किसी वजह से दब के मर गए या जो भी कुछ हो गए, किसी भी तरीके से वो चट्टानों में दब गए, तो बाद में उनके क्या बन गए, जीवाश्म बन जाते हैं उनके। तो जीवाश्म से क्या होता है, जीवाश्म के अध्ययन से निम्नलिखित तथ्य प्राप्त होते हैं। पृथ्वी पर आदिकाल से आधुनिक काल तक जीवन में निरंतर परिवर्तन होता रहा है। देखो, जीवाश्म होते हैं, उनके जो साइंटिस्ट होते हैं उनकी स्टडी करते हैं, तो उनसे उनको बहुत सारी बातें पता चलती हैं। कुछ उनको ऐसे जीव मिलते हैं जिनके उनको जीवाश्म मिलेंगे जो आज के टाइम पे है ही नहीं। तो इसका मतलब ये है कि पुराने टाइम से आज तक पृथ्वी पे जीवन में हमेशा चेंज होता रहा है, निरंतर परिवर्तन होता रहा है। आधुनिक जीवन से प्राचीन कालीन जीवधारी पादप एवं प्राणी भिन्न थे। जो उन्होंने आज के टाइम के पौधे और जंतु देखे हैं, आज पृथ्वी पे उपस्थित हैं, और उस टाइम पे हैं जिनके जीवाश्म मिले हैं, तो उनमें उनको काफ़ी डिफरेंस देखने को मिला, जिससे वो इस निष्कर्ष पे पहुँचे कि जो आधुनिक जीवन में वो हैं पादप और जंतु हैं, वो पुराने टाइम के पादप और जंतुओं से भिन्न है। ऐसी प्रजातियों का ज्ञान होता है जो कभी जीवित थी परंतु अब विलुप्त हो गई हैं। बहुत सारी ऐसी प्रजाति हैं कि उनको पता चला उस टाइम पे, जीवाश्म की स्टडी की, उस टाइप का आज है ही नहीं कोई। ऐसे अनेक जीवधारियों के जीवाश्म प्राप्त हुए हैं जिनमें 2 वर्गों या संघों के लक्षण पाए जाते हैं। इससे ये ज्ञात होता है कि किस प्रकार की जीवधारियों से कौन से जीवधारी विकसित हुए हैं। जैसे आर्कियोप्टेरिक्स के जीवन के अध्ययन से ज्ञात होता है कि पक्षियों की उत्पत्ति सरीसृप से हुई है। कुछ इस तरह के जीवाश्म मिले हैं जिनमें जो जंतु हैं उनमें 2 ग्रुप के कैरेक्टर्स मिले, 2 संघों के 2 वर्गों के लक्षण मिले हैं। जिस तरह के आर्कियोप्टेरिक्स है एक, वो इस तरह का जीव है कि उसके कुछ लक्षण तो हैं पक्षियों के जैसे, बर्ड्स के जैसे, और कुछ है सरीसृपों के जैसे, जैसे वो होती है छिपकली वगैरह, उनके जैसे। तो इसका मतलब ये है कि वो सरीसृप और पक्षियों के बीच की कड़ी है। सरीसृप धीरे धीरे पक्षियों में चेंज हो रहे थे, है ना। तो इसका मतलब है जो पक्षियों की उत्पत्ति है वो सरीसृपों से हुई है। इंग्लिश में देखो, फॉसिल्स आर द रिमेन्स और ट्रेसेस ऑफ अ डेड ऑर्गेनिज्म। दीज आर फॉर्म्ड थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। फॉसिल्स क्या होते हैं, डेड एनिमल्स के, चाहे वो प्लांट्स होंगे या एनिमल्स होंगे, डेड ऑर्गेनिजम्स के रिमेन्स होते हैं जो मिलियंस ऑफ ईयर्स के प्रोसेस के बाद वो फॉसिल्स में चेंज हो जाते हैं। और दे आर फॉर्म थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। जो सेडिमेंट्री रॉक्स होती है उनकी फॉर्मेशन, मतलब सेडिमेंट्री रॉक्स में पाए जाते हैं ये फॉसिल्स। दे प्रोवाइड फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑन द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। हमें इवोल्यूशन के प्रोसेस के बारे में वहाँ से जो इन्फॉर्मेशन मिलती है। दे टेल अबाउट द चेंज दैट अकर ऑन द अर्थ सरफेस एंड करेस्पॉन्डिंग ऑर्गेनिज्म। वो उनसे ही हमें पता चलता है कि अर्थ के सरफेस पे क्या चेंज हुए हैं, और उस टाइम पे जो ऑर्गेनिजम्स थे उनमें क्या चेंज हुए हैं। They tell about the gradual development of complex structured organism from simple structured organism। कि जो आज का कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑर्गेनिज्म है उसका डेवलपमेंट धीरे धीरे हो गई। किस तरह से एक सिंपल स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनिज्म से आज एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनिज्म है, जो कैसे उनका डेवलपमेंट हुआ है, ये फॉसिल से पता चलता है। इट इज़ नोन थ्रू देम दैट बर्ड्स आर इवॉल्व फ्रॉम रेप्टाइल्स। उनसे ये पता चलता है, जैसे अभी आपको हिंदी में भी बताया कि जो बर्ड्स का इवोल्यूशन हुआ है वो रेप्टाइल से हुआ है, क्योंकि आर्कियोप्टेरिक्स इस तरह का एक जीव मिला है, ऑर्गेनिज्म मिला है कि उसमें बर्ड्स के भी कैरेक्टर्स हैं और उसके अंदर रेप्टाइल्स के भी कैरेक्टर्स हैं। These state that angiosperms are developed from pteridophytes and gymnosperm। एंजियोस्पर्म वो प्लांट्स होते हैं जिन पे फ्लावर आते हैं। तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, और तो इनका इवोल्यूशन हुआ है टेरिडोफाइट एंड जिम्नोस्पर्म से। जिम्नोस्पर्मिक प्लांट वो होते हैं जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। तो यहाँ पे भी इवोल्यूशन का पता चलता है कि नॉन फ्लावरिंग प्लांट से फ्लावरिंग प्लांट का डेवलपमेंट हुआ है। दे एग्जिबिट द प्रोसेस ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन। उनसे ह्यूमन इवोल्यूशन के बारे में पता चलता है सब, कि किस किस तरीके से ह्यूमन का भी डेवलपमेंट हुआ है, पहले किस तरह का था और आज के टाइम का ह्यूमन कैसा है। उसके बाद है 29th क्वेश्चन। इसके अंदर भी 2 पार्ट है। फर्स्ट है, वन प्रबंधन के क्षेत्र में चिपको आंदोलन की भूमिका का उल्लेख कीजिए। मेंशन द रोल ऑफ चिपको मूवमेंट इन फॉरेस्ट मैनेजमेंट। क्या है, देखो चिपको मूवमेंट का हमें रोल बताना है। चिपको आंदोलन भारत में एक वन संरक्षण आंदोलन था, जहां लोगों ने इसे काटने से रोकने के लिए पेड़ों से चिपक गए। लोग उन्हें पेड़ों को काटने से मना कर दिया कि अगर उन्होंने जब ज़बरदस्ती की तो वो उन पेड़ों से ही चिपक गए। इस आंदोलन ने कई पेड़ों के वनों की कटाई को रोका और इस प्रकार बहुत सारे जंगलों
को लकड़ी काटने वालों द्वारा नष्ट होने से बचाया। उन्होंने बहुत लंबा आंदोलन किया, बहुत सारे जंगलों को बचाया भी गया उनके थ्रू। इससे दुनिया भर में जंगलों के महत्व के बारे में जागरूकता फैली और लोगों को एक नया अहिंसक तरीका भी प्रदान किया, जिसके माध्यम से लोग भाग लेकर पेड़ों को बचाने में मदद कर सकते थे। कि ऐसा नहीं है कि आप हमेशा हिंसा का सहारा लो, अहिंसक तरीके से भी आप पेड़ों को बचाने की कोशिश कर सकते हो, पेड़ों को बचाने में हेल्प कर सकते हो समाज की। तो इसमें रोल बताना है ना आपको कि चिपको मूवमेंट से फॉरेस्ट के भलाई के लिए क्या हुआ, है ना। Chipko movement was a forest conservation movement in India where people hugged tree in order to prevent it from being cut down. चिपको मूवमेंट इंडिया का एक फॉरेस्ट कंजर्वेशन मूवमेंट था जहाँ पे लोगों ने पेड़ों को कटने से बचाने के लिए उनको हग करने लगे, उनसे चिपक गए वो। दिस मूवमेंट प्रिवेंटेड द डिफॉरेस्टेशन ऑफ मैनी ट्रीज एंड दस सेव्ड अ लॉट ऑफ फॉरेस्ट फ्रॉम बीइंग डिस्ट्रॉयड बाय वुड कटर्स। इस तरीके से इस मूवमेंट ने बहुत सारे ट्रीज़ को कटने से बचाया और बहुत सारे जंगलों को बचा लिया वुड कटर्स के उससे, मतलब उसको ख़त्म कर देते तो उन्होंने बचा लिया उन जंगलों। This spread a lot of awareness throughout the world regarding the importance of forests and also provided people a new non-violent method through which people could participate and help save trees. ये जो मूवमेंट था इसकी वजह से बहुत ज़्यादा अवेयरनेस फैली लोगों में कि फॉरेस्ट की इम्पोर्टेंस के बारे में पता चले और लोगों को एक नॉन वायलेंट मेथड दिया जिसके थ्रू वो पार्टिसिपेट करके ट्रीज़ को सेव करने में हेल्प कर सकते हैं। इसमें रोल था ना, बताना था ना चिपको मूवमेंट का, तो यही रोल है। सेकेंड है इसके अंदर कॉलीफॉर्म क्या है, व्हाट इज़ कॉलीफॉर्म। ये कॉलीफॉर्म क्या होता है, एक बैक्टीरिया का ग्रुप होता है जो हमारे इंटेस्टाइन में पाया जाता है। कॉलीफॉर्म मनुष्य की आंत में पाया जाने वाला एक रोग कारक जीवाणु वर्ग है, यानी बैक्टीरिया का ग्रुप है। कॉलीफॉर्म इज अ ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया फाउंड इन ह्यूमन इंटेस्टाइन में पाया जाता है ये। वैसे ये क्वेश्चन 2014 में ही आ रखा है, उसके बाद तो नहीं आया 20 तक कभी भी। 30th क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन। हमारे आहार में आयोडीन की कमी के क्या परिणाम हो सकते हैं। व्हाट विल हैपन इफ इनटेक ऑफ आयोडीन इन आवर डाइट इज़ लो। अगर हमारे डाइट में आयोडीन कम होगा तो उससे क्या हो सकता है। यदि हमारे भोजन में आयोडीन की कमी रहेगी तो हम गॉइटर से ग्रस्त हो सकते हैं। इस बीमारी का लक्षण फूली हुई गर्दन है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को इस बीमारी से ग्रस्त कि जो गर्दन का हिस्सा होता है सामने वाला, सामने से गर्दन होती है जो, वो फूल जाती है, वो उसको गॉइटर बोलते हैं और वो आयोडीन की कमी से होता है। In case iodine is deficient in our diet, there is a possibility that we might suffer from goiter. हम goiter से सफ़र कर सकते हैं अगर आयोडीन की डेफिशिएंसी है हमारी डाइट में। One of the symptoms in this disease is a swollen neck. हमारी जो नेक है वो फूल जाती है। ये सिम्टम्स इस गोइटर डिजीज़ का। तो हमें अपने फूड में आयोडाइज सॉल्ट जो होता है उसको इंक्लूड करना चाहिए, वरना हमें गोइटर जैसी बीमारी हो सकती है। सेकेंड क्वेश्चन है इसके अंदर, प्रकाश संश्लेषण से क्या अभिप्राय है। व्हाट इज मीन बाय फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन देनी है आपको यहाँ पे। तो क्या होता है फोटोसिंथेसिस, हम सबको पता है कि जो प्लांट होते हैं, ग्रीन प्लांट्स होते हैं, उनके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है जिसे पर्णहरित बोलते हैं हिंदी में। वो क्या करते हैं, ग्रीन जो पर्णहरित होता है वो सनलाइट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को लेके फूड प्रिपेयर करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं, उसी को कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। ये वह प्रक्रम है जिसमें स्वपोषी का मतलब है जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, यानी कि पौधे बाहर से लिए पदार्थों को ऊर्जा संचित रूप में परिवर्तित कर देते हैं, ऊर्जा के रूप में चेंज कर देते हैं। और वो ऊर्जा कहाँ होती है, संचित रहती है, यानी स्टोर रहती है प्लांट्स में। ये पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में लिए जाते हैं। जो बाहर से पदार्थ लिए क्या लेते हैं, बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड और जल ही तो लेते हैं। और सूर्य के प्रकाश से सूर्य का प्रकाश लेते हैं और क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर दिए जाते हैं। और जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसी से पौधों को ऊर्जा मिलती है। It is the process by which autotrophs take in substances from the outside and convert them into stored forms of energy. उनको एनर्जी की स्टोर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दें, कार्बोहाइड्रेट प्लांट्स में स्टोर रहता है। This material is taken in the form of carbon dioxide and water which is converted into carbohydrates in the presence of sunlight and chlorophyll. जो बाहर से मटेरियल लिया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर होता है, फिर इसको कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करते हैं सनलाइट के प्रेजेंस में, क्लोरोफिल होना चाहिए, है ना। और फिर कार्बोहाइड्रेट्स को यूज़ करते हैं प्लांट्स एनर्जी लेने में। तो रिएक्शन इसकी क्या हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड है यहाँ पे,
कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करती है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मिलते हैं और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में साथ के साथ सनलाइट होनी चाहिए। इन सब से मिलके बनता है C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट ही तो है। और इस प्रोसेस में ऑक्सीजन रिलीज होती है और वाटर निकलता है। तो ये रिएक्शन होती है फोटोसिंथेसिस की। थर्ड क्वेश्चन है इसके अंदर, गर्भ निरोधक की 2 विधियों के नाम बताइए। राइट द नेम ऑफ 2 कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स बताने हैं आपको, तो इसमें एक हो जाएगा कॉपर टी और दूसरा हो जाएगा वैसेक्टोमी या ट्यूबेक्टोमी। वैसेक्टोमी का मतलब होता है पुरुष की नसबंदी और ट्यूबेक्टोमी का मतलब होता है महिला की नसबंदी। तो आपको 2 गर्भ निरोधक विधि बताने थे, कोई और भी लिख सकते हो अपनी साइड से इसमें, जो आपने और दूसरी पढ़ी होंगी। फोर्थ पार्ट है इसके अंदर, प्राकृतिक वर्ण द्वारा जैव विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? हु प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन। तो ये जो थ्योरी थी नेचुरल सिलेक्शन की, इसको दिया था चार्ल्स डार्विन ने। यही इसका आंसर होगा, चार्ल्स डार्विन। फिफ्थ क्वेश्चन है इसके अंदर, कोशिका में एटीपी का उपयोग बताइए। स्टेट द यूज ऑफ एटीपी इन अ सेल। एटीपी क्या होता है? फुल फॉर्म होता है इसका एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो इसका यूज क्या होता है सेल में? एटीपी का उपयोग शरीर में विभिन्न कोशिकीय कार्यों को करने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए कोशिकाओं में विभिन्न अणुओं का परिवहन, बहुत सारे अणुओं का परिवहन कोशिका में उसमें हेल्प करता है एटीपी। एटीपी रक्त और अन्य पोषक तत्वों के कुशल परिवहन के लिए ऊर्जा की आपूर्ति में भी सहायता करता है। एक तरीके से इसको एनर्जी करेंसी कहा जाता है। एटीपी को शरीर उसकी कोशिका की एनर्जी की आपूर्ति यानी ऊर्जा की आपूर्ति में हेल्प करता है। ये एटीपी मांसपेशियों के संकुचन में मदद करता है। जो हमारी मसल्स होती हैं उनके कॉन्ट्रैक्शन में, संकुचन में हेल्प करता है। एटीपी शरीर की चलन और अन्य गतिविधियों में भी मदद करता है। ये जो फंक्शन होते हैं हमारी बॉडी का, मूवमेंट्स वगैरह, इन सब में एटीपी हेल्प करता है। एटीपी इज यूज्ड टू कैरी आउट वेरियस सेलुलर फंक्शंस इन द बॉडी, फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स अक्रॉस द सेल। सेल के अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है एटीपी। एटीपी ऑल्सो एड्स इन सप्लाइंग एनर्जी फॉर एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट ऑफ ब्लड एंड अदर न्यूट्रिएंट्स। एटीपी हेल्प इन मसल कॉन्ट्रैक्शन। बहुत सारे जो ब्लड का ट्रांसपोर्ट है, जिसमें भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट को पूरा करने का काम भी एटीपी का है और मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन में ये हेल्प करता है। एटीपी एड्स इन लोकोमोशन एंड अदर मूवमेंट्स ऑफ द बॉडी। जो बॉडी के मूवमेंट्स होते हैं, लोकोमोशन होता है, उन सब में भी हेल्प करता है, एटीपी होता है। और एटीपी इज़ द एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, इसको कह सकते हैं। इसका फुल नेम है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। यहाँ पे आपका ये पेपर कंप्लीट हुआ और यहाँ पे हमको यही पेपर करने थे 2014 तक ही, और कल आपका पेपर है साइंस का। आई होप मैंने जितने भी अब तक आपको पेपर कराए हैं आपको वो अच्छे से सब समझ आए हों। बहुत अच्छे से अपना पेपर देना। मेरी विशेज़ हैं आपके साथ कि आप बहुत अच्छा करके आओ पेपर में। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।